Hello बच्चों, let's read the question. Match the column 1 with column 2 and select the correct options. So देखिए यहाँ पर कॉलम 1 में क्या दिया है, नेम ऑफ साइंटिस्ट, और कॉलम 2 में उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस, और ये जुड़े हैं किससे, इवोल्यूशन से। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, contribution of scientists in evolution. सो देखिए हम एक एक करके अपने ऑप्शंस के हिसाब से डिस्कस कर लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, चार्ल्स डार्विन। सो चार्ल्स डार्विन एक बहुत ही प्रोमिनेंट साइंटिस्ट थे जब हम एवोल्यूशन की बात करते हैं, और जिनकी थ्योरी जो है वो डार्विनिज्म के नाम से मशहूर है। तो चार्ल्स डार्विन हु गेव हिज थ्योरी डार्विनिज्म, जिसको हम कहते हैं, जिसमें दो पॉइंट्स आते थे। पहला क्या था, नेचुरल सिलेक्शन, और दूसरा था कॉमन डिसेंट। सो देखिए यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन की जब हम बात करते हैं तो ये क्या कहता है कि जो भी ऑर्गेनिजम्स नेचर के बदलते हुए सर्कमस्टांसेस के हिसाब से अडेप्ट कर लेता है, जो भी फिटेस्ट कैपेबिलिटीज शो करता है टुवर्ड्स द नेचर, वही बेटर सर्वाइवल के लिए आगे बढ़ पाता है अपनी प्रोजेनीज के साथ, वही सर्वाइव कर पाता है अर्थ पे इवोल्यूशन के दौरान। और कॉमन डिसेंट में इन्होंने क्या कहा था कि जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब किन्हीं बेसिक एंसेस्ट्रल फॉर्म से कॉमन डिसेंट से इतना इवॉल्व हो करके आज पूरा मॉडर्नाइज या इवॉल्व फॉर्म में हमारे सामने मौजूद हैं। तो ये इनके थ्योरी के दो मेन पॉइंट्स थे जिन्हें उन्होंने हाईलाइट किया था। और ये नेचुरल सिलेक्शन वाला जो पॉइंट है, इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कॉन्सेप्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और ये सारी बातें इन्होंने किस में की थी, ये की थी अपनी बुक में जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। तो एक तरीके से इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, ये जो इनकी बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, जिसमें उन्होंने डार्विनिज्म को एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे ए का क्या हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ। ए का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, विच इज़ द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। तो देखिए इसमें डी तो अपने आप कट जाएगा, क्योंकि डी में क्या दिया गया है, ए का सेकेंड ऑप्शन, जो कि गलत है। ए का क्या हो जाएगा, फोर्थ। अब हम आगे अपने और कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं, और ऑप्शंस को। ऑप्शन बी क्या है, लेमार्क। तो जब हम लेमार्क की बात करते हैं तो डार्विन से पहले एक सबसे प्रोमिनेंट जो साइंटिस्ट थे वो यही थे, लेमार्क। इनकी थ्योरी को हम क्या कहते हैं, लेमार्किज्म। और इसमें इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने एक आइडिया दिया था कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इन्वायरमेंट का उनके बिहेवियर पर असर पड़ता है, यानी कि इन्वायरमेंट अफेक्ट्स द लिविंग हैबिट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। उस हिसाब से ये क्या शुरू करते हैं, यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। और थर्ड में क्या है, और फिर यही जो ये अडेप्टेशन लाते हैं, या ये जो यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स शुरू करते हैं, उससे क्या करते हैं, एक्वायर कर देते हैं या इनहेरिट कर देते हैं टू देयर न्यू जनरेशन। तो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स।
और ये सारी बातें इन्होंने किस में की थी? इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसको हम कहते हैं फिलोसफी जूलॉजिक। फिलोसफी जूलॉजिक। ये इनकी किताब थी जिसमें इन्होंने क्या हाईलाइट किए थे? अपने लैमार्किज्म के सारे पॉइंट्स को हाईलाइट किया था। फिलोसफी जूलॉजिक। तो यहाँ पर लैमार्क का कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? इन हिज बुक फिलोसफी जूलॉजिक लैमार्क का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है वो भी अपने आप एलिमिनेट हो गया, क्योंकि सी में क्या दिया है? बी का सिक्स्थ वाला, जबकि होगा कौन सा? थर्ड वाला। तो अब देखिए अगला क्या है? ह्यूगो डे वेरीज। तो ह्यूगो डे वेरीज जाने जाते हैं अपने बहुत ही फेमस म्यूटेशन थ्योरी के लिए। इसके लिए म्यूटेशन थ्योरी। और इन्होंने क्या कहा था कि इवोल्यूशन जो है, इवोल्यूशन अकर्स ड्यू टू सडन सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर सिंगल स्टेप में बहुत ही सडन लार्ज चेंज आता है, जिसकी वजह से वो स्पीशीज जो है वो फर्दर हायर ऑर्गेनिज्म में इवॉल्व हो जाती है। तो इसको क्या कहते हैं? म्यूटेशन थ्योरी। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? साल्टेशन। साल्टेशन and the step is called, and that particular step is known as saltatory step. Saltatory step. सो देखिए यहाँ पर सी का क्या हो जाएगा? ह्यूगो डे वेरीज का म्यूटेशन। सो ह्यूगो डे वेरीज गोज फॉर म्यूटेशन थ्योरी। सी का हो जाएगा फर्स्ट। तो देखिए यहाँ पे आपको जो आपका ऑप्शन बी है वो भी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे सी का क्या दिया है? फिफ्थ। सो द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन विल बिकम व्हाट? ऑप्शन ए यहाँ पे। अब देखिए हम इससे रिलेटेड बाकी ऑप्शंस को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ पे द नेक्स्ट ऑप्शन इज अर्नस्ट हेकल। सो देखिए अर्नस्ट हेकल फेमस हैं अपनी बायोजेनेटिक लॉ के लिए। इज फेमस फॉर बायोजेनेटिक लॉ। जिसमें इन्होंने क्या कहा था कि द एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट स्टेजेस यानी कि ऑन्टोजेनी स्टेजेस of higher organisms resemble या repeat या recapitulate the ancestral related species इसको हम क्या कहते हैं? फाइलोजेनी। तो ये जो इनकी लॉ है इसको हम शॉर्ट में क्या कह देते हैं कि जो अर्न्स्ट की बायोजेनेटिक लॉ है वो क्या है? ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट फाइलोजेनी। सो ये जो बायोजेनेटिक लॉ है इसको हम शॉर्ट में ये भी कह देते हैं कि जो ऑन्टोजेनी है वो फाइलोजेनी को रिकैपिचुलेट करती है। ये अर्न्स्ट का बायोजेनेटिक लॉ है। सो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन डी का क्या हो जाएगा?
biogenetic law. Ernst Haeckel is known for biogenetic law, which is the 5th option. इसके बाद आपका बचा ऑगस्ट वीजमान, जिन्होंने दिया था जर्मप्लाज्म थ्योरी. ऑगस्ट वीजमान, जिन्होंने दी थी जर्मप्लाज्म थ्योरी. जिसमें इन्होंने क्या कहा था कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हैं या जो भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं, जेनेटिक कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड बाय जर्म सेल्स, जैसे कि स्पर्म्स और ओवास, and not by somatic cells. ये किसकी थ्योरी थी? ये ऑगस्ट वीजमान की जर्मप्लाज्म थ्योरी थी. दिस वाज द का क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन. तो यहाँ पे आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी ऑप्शन ए. चार्ल्स डार्विन ने दी थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज. लेमार्क की बुक का नाम था फिलॉसफी जूलॉजिक. ह्यूगो de Vries जाने जाते हैं म्यूटेशन थ्योरी के लिए. अर्नस्ट हेकल ने दी थी बायोजेनेटिक लॉ और ऑगस्ट वीजमान ने दी थी आपकी जर्मप्लाज्म थ्योरी. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.